यस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नेचर, ऑप्टिकल एक्टिव नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ वन और टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और जैसे एक एग्जांपल हम बात कर रहे थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये एग्जांपल है सुक्रोज, सुक्रोज C12H22O11 sucrose plus H2O, H2O is in excess amount, catalyst H पॉजिटिव और एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में भी हो सकता है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में भी हो सकता है। प्रोडक्ट विल बी C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस रिएक्शन को, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर का रोल नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे S प्लस H2O, वैसे तो H2O का भी कोई रोल नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, और G प्लस F, या इसे S गिव्स G प्लस F, बस ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वाटर का और कैटलिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। इट इज़ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुक्रोज S से रिप्रेजेंट है, ग्लूकोज G से, और फ्रक्टोज F से रिप्रेजेंट है। ठीक है, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया होगा तो उसमें एग्जांपल लिखवाया होगा, सुक्रोज हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन, सुक्रोज हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक, तो हम पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्योंकि वही लैंग्वेज सभी ऑप्शंस में यूज़ होगा। लेट द रोटेशन ऑफ सुक्रोज बी R1 पॉजिटिव R1 पर मोल, पर मोल। पॉजिटिव क्यों लिखा? बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड दैट ऑफ ग्लूकोज इज पॉजिटिव R2 पर मोल। इसका पॉजिटिव R2 क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी ऑप्टिकल एक्टिव नेचर क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो पॉजिटिव साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। एंड दैट ऑफ फ्रक्टोज इज -R3 पर मोल। अब इसका नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि फ्रक्टोज होता है लेवोरोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और होते हैं ग्लूकोज एंड सुक्रोज, और लेवोरोटेटरी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करेगा वो है फ्रक्टोज, इसलिए उनका प्लस प्लस लिखा है, और इसका हमने क्या में एज्यूम किया? नेगेटिव एज्यूम किया। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो उसमें डेटा उसी तरह से होगा जैसे ये इक्वेशन है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? डेटा क्या गिवन है? चलिए पहला फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस। ठीक है, पहला केस ले लेते हैं। S गिव्स G प्लस F। ठीक है, एंड द डेटा इज, ठीक, क्या क्या अवेलेबल है? टाइम, ठीक, और रोटेशन ऑफ सुक्रोज 0, R0, टाइम T, RT, ऐसे गिवन है। ठीक है, ये रोटेशन ऑफ सुक्रोज या लिखा हो सकता है, और ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन ओनली ड्यू टू सुक्रोज, या ड्यू टू सुक्रोज ओनली। ठीक है, ऐसा भी लैंग्वेज लिखा हो सकता है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आंसर हमें R0 और RT की टर्म्स में क्यों?
क्योंकि के तभी सॉल्व होगा जब आर नॉट और आर टी की वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि वो ही गिवन है। अगर हमने इसे ए लेट द ए मोल्स, तो हम जैसा पहले एज्यूम करते आ रहे हैं ए मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और ये क्या होगा 0 0, किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, 0 टाइम। और एट टाइम टी ये क्या होगा ए माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स। तो अगर मैं अब के लिखता हूँ, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, कंसंट्रेशन वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो वी डिवाइडेड बाय वी दोनों ही केस में रहना है। तो ये होना चाहिए। अब ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं, एक्स नहीं है हमारे पास, तो आर नोट और आर टी है। तो फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे आर नोट और आर टी को? ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ए को और आर नोट और आर टी को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसा लैंग्वेज हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, R1 मान लेते हैं, वो तो जैसा लिखा हुआ ही है, रोटेशन ऑफ द सुक्रोज क्या है, प्लस आर, सॉरी ये बी है। हाँ, तो सॉल्यूशन का सुक्रोज का रोटेशन क्या, +R1 1 मोल का, और हमारे पास कितने हैं ए मोल्स। तो हम बात करते हैं सॉरी एट टाइम टी, एट टाइम 0। ठीक है, तो 0 टाइम पर क्या होगा, 0 टाइम पर है ए इंटू R1 इक्वल टू आर नॉट। कोई प्रॉब्लम? देखिए 0 टाइम पर रोटेशन ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है, रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन ओनली ड्यू टू सुक्रोज, यानी जो भी रिजल्ट है रोटेशन का इट इज़ ड्यू टू सुक्रोज ओनली। तो वैल्यू क्या आर नोट है, और हमारी इक्वेशन में कितनी वैल्यू है, हमारी इक्वेशन में ए इंटू आर वन। क्यों ए इंटू आर वन? क्योंकि R1 रोटेशन है पर मोल, यानी 1 मोल सुक्रोज मॉलिक्यूल्स रोटेट कितना करते हैं, +R1 एंगल से रोटेट करते हैं। ठीक है, +R1 एंगल मतलब +R1 वैल्यू है उसकी 1 मोल की। 1 मोल की इतनी वैल्यू है, तो ए मोल्स हमारे पास ए मोल्स अवेलेबल हैं 0 टाइम पर, तो उनकी वैल्यू ये होगी, यानी कि हमारे पास आ गया ए इक्वल टू आर नोट अपॉन R1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम टी। ठीक है, एट टाइम टी। ठीक है, अब टी टाइम पर ग्लूकोज तो है, सुक्रोज भी है और फ्रक्टोज भी है, लेकिन यूज़ किसे करना है, ओनली सुक्रोज। तो टी टाइम पर सुक्रोज है ए माइनस एक्स मोल्स इंटू R1 इक्वल टू आर टी। ठीक, क्यों? क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है सुक्रोज की ड्यू टू द रोटेशन की जो वैल्यू गिवन है इट इज़ ओनली ड्यू टू सुक्रोज, और सुक्रोज हमारे पास टी टाइम पर ए माइनस एक्स मोल्स हैं, और 1 मोल की वैल्यू R1 है, तो ए माइनस एक्स कितनी होगी, इतना। देयर फॉर ए माइनस एक्स इक्वल टू आर टी अपॉन R1। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देयर फॉर ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन R1 अपॉन आर टी अपॉन R1। R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, देयर फॉर के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, आर नॉट बाई आर टी। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, आर नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, आर टी की वैल्यू डेटा जो गिवन होगा पुट कर लेंगे। आर को अगर सॉल्व करना है, रेट को सॉल्व करना है, तो रेट इक्वल टू क्या बताया है, के इंटू सुक्रोज कंसनट्रेशन पावर 1। तो के की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करिए, सुक्रोज की कंसनट्रेशन जो भी गिवन है वो लिखिए, और आर की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कि एट एनी टाइम जब भी सॉल्व करने के लिए कहता है। ठीक, तो ये हुआ इस तरह से। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि रोटेशन और नॉट ओनली, ये सेकंड केस। ठीक, इक्वेशन वही है, S टू G प्लस एफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, और लेकिन इस बार डेटा थोड़ा सा अलग है। डेटा क्या है, टाइम और रोटेशन ऑफ solution due to glucose and fructose। वैल्यू गिवन है टाइम टी, आर टी, टाइम इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी।
ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास डेटा वही a 0 0 a माइनस एक्स 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 इट बिकेम 0 a, ये टाइम 0 टाइम t और टाइम इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब हमारा डेटा और इसका जो मैच कर इनका है वो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि क्या है इसकी वैल्यू और हमारी वैल्यू क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एट टाइम ज़ीरो। टाइम ज़ीरो को करना है, नहीं करना, जीरो का करके करेंगे भैया जीरो टाइम का, क्योंकि जीरो टाइम की तो वैल्यू ही गिवन नहीं है, वो तो यूज़लेस है। तो इसलिए एट टाइम टी, सीधा टाइम टी पर चलते हैं। तो टी टाइम पर हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बस हमें सुक्रोज को ऑब्जर्व नहीं करना है। तो ग्लूकोज का रोटेशन कितने मोल्स हैं, एक्स मोल्स। तो एक मोल का रोटेशन कितना होता है, R2। तो एक्स का XR2 प्लस में प्लस एक्स मोल्स, लेकिन इसका रोटेशन होता है -R3। इसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन विद साइन होता है। ठीक है। तो विद साइन आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक। इक्वल टू हमारा डेटा किसके इक्वल है, न्यूमेरिकल के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए, तभी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। चलिए अब एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। ये ए है, यानी ए मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस ए मोल्स ऑफ फ्रक्टोज, लेकिन नेगेटिव, इक्वल टू किसके है, आर इन्फिनिटी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा AR1 माइनस AR3 इक्वल टू आर इन्फिनिटी, देयरफॉर ए इक्वल टू आर इन्फिनिटी अपॉन R1 माइनस R3। देखिए आंसर R1 R2 और R3 की टर्म्स में नहीं होना चाहिए। R1 R2 R3 की टर्म्स में क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज R1 R2 R3 की वैल्यू तो गिवन होगी ही नहीं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में RT R इन्फिनिटी गिवन होगा, और वो भी RT R इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी। जैसे यहाँ लिखा होगा 20 डिग्री, यहाँ लिखा होगा 30 डिग्री, या यहाँ लिखा होगा 50 डिग्री, यहाँ लिखा होगा 60, या यहाँ लिखा होगा पॉजिटिव 100 डिग्री, यहाँ लिखा होगा -80। -80 क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बचे होंगे, और फ्रक्टोज नेगेटिव होता है ऑप्टिकल रोटेशन, इसका पॉजिटिव होता है, और फ्रक्टोज की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ ग्लूकोज, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ नेगेटिव वैल्यू लिखी होगी। अभी हमारा फॉर्मूला भी ऐसी टर्म्स में आ जाएगा कि आप नेगेटिव वैल्यू को लिखेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चलिए अब यहाँ से किसे x को सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही है, अभी x को सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, RT अपॉन ये हो जाएगा R2 माइनस R3। ठीक है। क्यों, क्योंकि x तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक, जैसे वहाँ से कॉमन हुआ है तो x की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। ठीक, तो अब पुट कर देते हैं, a माइनस एक्स, देयरफॉर a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, a है क्या, R इन्फिनिटी अपॉन R1 माइनस R3, और माइनस x क्या है, x है RT अपॉन R2 माइनस R3। सॉरी, यहाँ पर R2 होगा, गलती से R1 लिख दिया क्योंकि तो ग्लूकोज के लिए है ना, R2 R2। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से R2 और माइनस R3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक, चलिए वो कोई नहीं, आप लिख लेना उसे। अब हम बात करते हैं k इक्वल टू, k किसके इक्वल होगा, 2.303 अपॉन t log a माइनस एक्स। तो ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a की वैल्यू, अभी तो सॉल्व की हमने a की वैल्यू है R इन्फिनिटी अपॉन R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, a माइनस एक्स क्या है, R इन्फिनिटी R2 माइनस R3 माइनस RT अपॉन R2 माइनस, यानी R2 माइनस R3 क्या है, कॉमन है, तो ऊपर आ जाएगा R इन्फिनिटी माइनस RT
अपॉन R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R इन्फिनिटी अपॉन R इन्फिनिटी माइनस RT, यानी आप R इन्फिनिटी अपॉन इसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से कोई भी डेटा गिवन है, जैसे नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्या गिवन हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सभी ड्यू टू ऑल, ठीक है। चलिए तीसरा केस ये आप सॉल्व कर लेना, मैं डेटा लिख रहा हूँ, सॉल्व आप अपने आप कर लेना। एस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज A 0 A माइनस एक्स 0 A और A, टाइम 0, टाइम T और टाइम इन्फिनिटी। और डेटा क्या अवेलेबल है, टाइम 0, T और इन्फिनिटी। टाइम 0 R0, टाइम T RT, टाइम इन्फिनिटी R इन्फिनिटी। और ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू ऑल सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तीनों की वजह से सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ड्यू टू 3, ऑल 3, तीनों का रोल होगा, ठीक है। तीनों का रोल होगा, बस आपको अब इक्वेशन बनानी है। जैसे टाइम 0, टाइम 0 पर क्या होगा, टाइम 0 पर होगा A इंटू R1 इक्वल टू R0। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, सॉल्व अपने आप कर लेना। टाइम T, टाइम T पर अब तीनों इंक्लूड होंगे, A माइनस एक्स इंटू R1 प्लस एक्स R2 माइनस एक्स R3, पहले ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू RT, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तीसरा टाइम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ये सिर्फ दोनों होंगे, AR2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस AR3 इक्वल टू R इन्फिनिटी। 3 इक्वेशन होंगी और इन 3 इक्वेशन को यूज़ करके आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। आपको क्या करना है, A माइनस एक्स की जगह पर आपको पुट करना है, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, बस यहाँ बता देना है कि यहाँ क्या होगा, ठीक। सॉल्व कर लेना इसे, ठीक। क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ मैं इसका। तो यहाँ आपको ये 3 इक्वेशन आपको मैंने बता दी हैं, तीनों को। और ध्यान रखिएगा R1, R2 या R3 कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए फाइनल इक्वेशन में, क्योंकि इनका डेटा अवेलेबल नहीं होगा, वो तो हमने एज्यूम किए हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डेटा तो सिर्फ ये है, 3 वैल्यूज़, एक वैल्यू ये होगी 100, ये 200, ठीक है, और ये -100 या -150, इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। और नेगेटिव साइन से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नेगेटिव आएगा तो नीचे भी नेगेटिव आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला, क्योंकि लॉग नेगेटिव कभी डिफाइन होता ही नहीं है, इसलिए पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। अभी तो हमने सिर्फ समझाया इक्वेशन को लेकर के, न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। और ये इक्वेशन कोई नेसेसरी नहीं होता है कि आप केवल रिएक्टेंट के बेस पर ही इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, कि ओनली फॉर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स, कि आप रिएक्टेंट होगा तभी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। आप इसमें प्रोडक्ट का डेटा भी अगर अवेलेबल है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को भी सॉल्व कर प्रोडक्ट के बेस पर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ इस पर छोड़ देते हैं इसका आंसर लिखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ मैं और फिर हम उसे डिस्कस करते हैं एग्जांपल को। Decomposition of benzene diazoonium chloride was studied at a constant temperature by measuring the volume of N2 gas evolved at different interval of times. बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड डिकम्पोजिशन होता है किसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है जिसमें N2 गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रोडक्ट के बेस पर हम सॉल्व करेंगे कि रेट कांस्टेंट को प्रोडक्ट के बेस पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हीट किया इसे,
ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, डिकम्पोज करते हैं तो बनता है C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज़। तो ये उसने रिएक्टेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि रिएक्टेंट क्या है क्या नहीं है। जो डेटा है वो क्या है, लिखा हुआ है, देखो मैं फिर पढ़ता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाज स्टडीड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इवॉल्व एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ द टाइम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ठीक, शोज दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, या इसमें तो चलिए शो करना है, आगे तो क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फाइंड आउट द रेट। इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो कैसे क्या गिवन है, डेटा गिवन है। चलिए मैं डेटा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। टाइम, ठीक, अपर टू डाउनवर्ड लिख देता हूँ। टाइम है और टाइम मिनट्स में है, मिनट्स, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ N2 इन ml, ठीक है। ml में वॉल्यूम है। टाइम 0 0, टाइम 20 10 50 25 70 33, टाइम इन्फिनिटी 162। चलिए इस तरह से ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। दिख रहा है आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है मिनट्स में 0 मिनट 20 मिनट 50 70 इन्फिनिटी, और वॉल्यूम ऑफ द N2। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है, हो सकता है STP पर मेज़र किया हो या किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो लिख ही दिया उसने। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सभी के लिए, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हर कंडीशन में, यानी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। पढ़ा होगा आपने PV इक्वल टू NRT। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, एक तरह से वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक। चलिए इसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसके A मोल्स हैं स्टार्टिंग में, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। टाइम ऑब्वियसली 0 टाइम पर 0 है क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ये इसके बाद क्या होगा, A - X होगा, ये X होगा, ये X होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए और यहाँ पर जो वैल्यू है, अब कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक टाइम t ले लेते हैं, टाइम t और वॉल्यूम VT, और टाइम इन्फिनिटी और वॉल्यूम इन्फिनिटी, समझ गए। कोई भी टाइम 20 50 70 में से आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक टाइम, मैं एक t के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, किसी टाइम t के रेस्पेक्ट में, वो टाइम कोई भी हो सकता है। इन्फिनिटी तो फिक्स है, फिक्स एक ही टाइम होगा, 0 भी फिक्स है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब इन्फिनिटी टाइम पर इट बिकेम 0, इट बिकेम A और इट बिकेम A, ठीक है। तो हमें केवल नाइट्रोजन की टर्म्स में हमें बताना था, नाइट्रोजन की टर्म्स में, क्योंकि इक्वेशन तो क्या है हमारी, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, यानी कि हमें तो A और A माइनस एक्स, लेकिन ये डेटा तो है ही नहीं, हमें X और A भी गिवन नहीं है, हमें तो T टाइम पर VT गिवन है वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस, और इन्फिनिटी टाइम पर V इनफाइनाइट गिवन है, ठीक है। हम इसे रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, VT और V इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे। तो हम टाइम किस पर चलते हैं, टाइम T पर चलते हैं। क्यों 0 पर क्यों नहीं चले, क्योंकि 0 टाइम पर तो नाइट्रोजन है ही नहीं। तो एट T टाइम पर नाइट्रोजन कितना है, X, और x किसके इक्वल है, VT के इक्वल है, ठीक। इक्वल लिखना चाहो इक्वल लिखो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT लिखना चाहो VT लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाकर जो कांस्टेंट आएंगे वो सब क्या होंगे, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट, रेड बार कांस्टेंट, वो सॉरी गैस कांस्टेंट सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाकर जो भी कांस्टेंट आएंगे वो सब सभी के लिए इक्वल रहेंगे, और रेशो में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट टाइम इन्फिनिटी पर ये A है, तो A इक्वल टू क्या है, V इन्फिनिटी, या ऐसा लिख सकते हो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट आएंगे वो कांस्टेंट यहाँ अगर लिखेंगे, मान लो मैं यहाँ कांस्टेंट लिख भी देता हूँ तो दोनों के लिए सेम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर K लिख दिया तो यहाँ भी क्या होगा, K होगा, और ये K क्या हो जाएंगे, बाद में फाइनली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखें नहीं लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, ठीक। चलिए तो अब हम क्या लिखेंगे, A के प्लेस पर V इन्फिनिटी लिखेंगे और V इन्फिनिटी माइनस VT, ठीक। तो इसका मतलब है देयरफॉर K इक्वल टू क्या हो गया,
2.303 अपॉन टी लॉग वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ठीक है, अब जैसे मैं वी इन्फिनिटी इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय वी इन्फिनिटी और के दोनों का कॉन्स्टेंट कॉमन है, तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, इसलिए नहीं। तो हमने इस पहले जनरल इक्वेशन की टर्म्स में बना लिया, ये बन गया जनरल। अब आप कोई भी डेटा पुट कर दो, जैसे मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये 50 वाला टाइम सेलेक्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 50 लॉग इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या है 162, ठीक है, ml डिवाइडेड बाय 162 माइनस 25, ये लीजिए। यहाँ से लॉग की वैल्यू को सॉल्व कर लो, लॉग की वैल्यू को सॉल्व के का आंसर आ जाएगा, और ठीक है के का आंसर आ जाएगा तो रेट का भी आंसर आ जाएगा। ठीक, कि रेट क्या है क्या नहीं है वो, क्योंकि वो इसकी CH5N2Cl की कंसंट्रेशन से। तो के सॉल्व होने, के को हम मतलब किसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, या विद रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल रिएजेंट, जो उस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसके बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमने टाइट्रेशन से किया, जैसे KMnO4 H2O2 की रिएक्शन में नहीं था, लेकिन हमारा आंसर H2O2 का रेट का आंसर किससे आया, के आंसर किससे आया, KMnO4 की वैल्यू से आया। ठीक है, ऐसे ही उससे प्रीवियस वाले उसमें, तो हम ऑप्टिकल नेचर से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम के की वैल्यू को किसी की भी हेल्प से, गैस के प्रेशर से सॉल्व कर सकते हैं, गैस के वॉल्यूम से सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्टेंट छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट के वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम उस रिएजेंट से सॉल्व कर सकते हैं जो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, ठीक है, रिएक्शन का बाहर से उसे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, उससे सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें मतलब मेथड है, ये सब मेथड्स हैं जिनके बेस पर हम के सॉल्व करेंगे। के की हेल्प से क्या आ जाएगा, आर का आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आर का आंसर लिखेंगे तो आर लिखेंगे आर इक्वल टू के, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कंसंट्रेशन पावर 1, बिकॉज इट ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसकी वैल्यू गिवन होगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, के की वैल्यू को यहाँ से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, आर का आंसर आ जाएगा, अगर सॉल्व करना हो तो। ठीक है, नहीं सॉल्व करना है तो छोड़ दीजिए। क्लियर? तो ये है क्या, वेरियस टाइप ऑफ, ठीक, रिएक्शंस, जिसमें ये। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हाफ़ लाइफ का क्वेश्चन है, तो एक दो स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम है हाफ़ लाइफ के क्वेश्चन में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हाफ़ लाइफ का क्वेश्चन एक, जैसे ये है 36 क्वेश्चन है, इससे आगे एप्लीकेशन तो हो ही गए फर्स्ट ऑर्डर के। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड, दो ही टॉपिक बचे हुए हैं बस, 3, एक कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दूसरा इसमें कोलिजन थ्योरी यानी टेम्परेचर का इफेक्ट, और थर्ड वन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तीनों एक एक दिन के टॉपिक हैं, मतलब एक एक लेक्चर के टॉपिक हैं, एक एक लेक्चर में कंप्लीट, मतलब इस वीक में ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो और मेन जो पार्ट है वो यहीं तक है, इसलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए न्यूमेरिकल्स को। ठीक, इससे आगे एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर के बेस पर एक क्वेश्चन हो गया, फिक्स्ड है उसकी इक्वेशन। ठीक, कोलिजन थ्योरी का थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, फिक्स्ड है, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते थ्योरी में। ठीक, ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक पैरेलल इक्वेशन का मिल गया, एक कंजुगेटिव इक्वेशन का मिल गया, सिक्वल इक्वेशन, ठीक है, सीक्वेंस वाली इक्वेशन का। तो ये फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं होंगे। तो एक एक क्वेश्चन है उनके। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा कुछ मेन नहीं है। तो मेन चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी हमने, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, तो ये 36 क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट मिला हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज हाफ लाइफ गिवन है, टी हाफ 6.93 मिनट्स। आगे कहता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन। 99% को कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो टी हाफ का और के का फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए के इक्वल टू 2.303, टाइम अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो लॉग ए अपॉन, ठीक है, ए बाई 2। क्यों? क्योंकि या ए टी लिख लो, इसके प्लेस पर ये नहीं लिखना चाहते, तो ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, हाफ पर, मतलब उसका अमाउंट हाफ रह जाएगा। तो इनिशियली अगर ए है तो ए बाई 2 रह जाएगा, और तो इसलिए कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट
log 2 की वैल्यू यानी कि यहाँ से आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक, तो अब के सॉल्व कर लो। के इक्वल टू 0.693 अपॉन 6.93 और के की वैल्यू किसके इक्वल है 2.303 अपॉन टी, टाइम अननोन है, लॉग और कितना परसेंटेज 99%, यानी इनिशियल मान लो 100 है और 99% कंप्लीट ध्यान ठीक से रीड करना होता है इसमें क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को ठीक से। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, यानी 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 99, यानी 100 माइनस 99 कंप्लीट हो गया, यानी 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 1। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है। ठीक, और ये कैंसिल इसे सॉल्व कर लो, 693 तो 1 अपॉन 10, ठीक है, और ये 2 तो टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो इधर चला जाएगा इधर जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया कितना 46 23 46.06 मिनट्स। तो ये टाइम है फॉर 99% कंप्लीशन के लिए। 99% कंप्लीट करना है तो ये है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे अब मैं और दूसरा बता, एक और क्वेश्चन है 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 37 क्वेश्चन है 37 क्या कहता है 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड इन 32 मिनट्स। 75% 32 मिनट में कंप्लीट होता है। तो हमारे पास क्या है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a, जैसे लिखना चाहो a नॉट बाई ए टी या a बाई ए अपॉन ए माइनस, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हमारे पास है 32 मिनट्स, लॉग कितने परसेंट कंप्लीशन के लिए 75%। मान लो इनिशियली 100 है तो बचा हुआ 25। यहाँ 75 नहीं लिखना है, बस यही लैंग्वेज ध्यान रखना है कि यहाँ वो नहीं लिखना होता है, यहाँ रिमेनिंग अमाउंट लिखना होता है। 80 का मतलब है रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए एट टाइम टी पर जितना रिमेनिंग है उसे लिखना होता है। तो 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाएगी तो कितना रिमेनिंग है 25 रिमेनिंग है, तो ये 4 है log 4, यहाँ से के आ जाएगा। ठीक है, और के इक्वल टू क्या होता है ये अभी तो लिखा था टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के को यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ पुट कर दीजिए, हो गया सॉल्व आंसर। ठीक है, ये तो है एक मेथड। ठीक, और इसमें एक शॉर्टकट भी है। अगर कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। हाँ, ये हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का एक रिलेशन देते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि मेनली फर्स्ट ऑर्डर ही यूज़ होना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का T75, जैसे यही क्वेश्चन था T75%, यानी 75% को डिकम्पोज होने में 2 इंटू T50%। ठीक है, यानी कि 50%, अभी जैसे 75 का 32 मिनट है तो 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16 आंसर आ जाएगा T50 के लिए। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक, ये होता है एक रिलेशन। जैसे और रिलेशन T87.5 3 टाइम्स ऑफ T50, यानी 50 हाफ से ये 87.5 का इसका रिलेशन है। T93.75% का 4 टाइम्स, सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ठीक है, T99.9%
10 टाइम्स ऑफ T50, T 90%, 10/3 टाइम्स ऑफ 50%। जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया था, ऊपर वाला क्वेश्चन वो 99% के लिए पूछ रहा था, ठीक है। टी हाफ गिवन है, तो टी हाफ अभी हमने फॉर्मूला लिखा है टी हाफ इंटू 10/3, तो 10 कितना है ये 10/3 6.93, तो 6.93 इंटू 69.3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो टाइम कंप्लीशन फॉर 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, वो ही यूज सॉल्व करेंगे 10/3 टाइम ऑफ 50%। तो 50% का जो टाइम है टी हाफ का टाइम है 6.93 मिनट्स कह रहा है वो, इंटू 10 69.3/3, ये 90% के लिए यूज़ होगा। और 99 के लिए कितना होगा, वो तो 99% था ना, ठीक है। तो 99% के लिए होता है 2 इंटू T90। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, T90 सॉल्व करना पड़ेगा इससे, और T90 से फिर T90 इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। या चाहें तो आप जैसे हमने इनके लिए सॉल्व किया ऐसे आप 99 के लिए भी